Hello guys, welcome to Synopsis IAS. I am Nivedita Datta and we are studying environment. ये हमारा प्रीलिम्स 2.0 का क्रैश कोर्स है जहाँ पे हम बहुत ही फास्ट वे में इफ़ेक्टिव वे में environment को complete करेंगे so that you can easily solve the prelims questions that are asked from the environment. अब हम हैं लेक्चर नंबर 13 पे. इससे पहले हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं along with previous year questions. So please go and visit those. So today's lecture is about International Environmental Conventions. तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो environment के questions है वो maximum weightage जो है वो acts का ही है. इन conventions से ही related questions सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं. So you might have seen that there are a lot of conventions that have been made for environment protection. For example, we had the first conference जिसको हमने United Nations Conference on Environment and Development बोला था in 1972. After that, we had the Rio Summit. Then we have IPCC, which is a scientific body. Then we have CMS, GEF, we have Earth Summit, CBD, UNCCD, UNFCCC. And if you have seen that, UNCCD was a question in mains also. So there are a lot of questions. Last year only we got a question on Ramsar Conventions on wetlands. So all of these acts and conventions are very important. So let's start. सबसे पहले हम देखेंगे यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. ये था हमारा पहला एनवायरनमेंट का कॉन्फ्रेंस जो कि हुआ था 1972 में. इससे पहले जो है एनवायरनमेंट एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट नहीं हुआ करता था ऑफ डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन, बट दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब यूएन जनरल असेंबली ने एनवायरनमेंट के बारे में बात करना शुरू किया. एंड दिस वाज कॉल्ड यूएनसीईडी एंड इट वाज 1972. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि पहली बार जब हमने एनवायरनमेंट में बात की थी दैट वाज रियो समिट. ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग इस चीज़ से कन्फ्यूज़ होते हैं. तो रियो समिट अलग है जो कि 1992 में हुआ था. दिस वाज द फर्स्ट वन जो 1972 में हुआ है. सो दिस वाज फर्स्ट हेल्ड एंड इट वाज हेल्ड इन स्कॉटलैंड इन 1972 एंड इट हैड अ डेक्लेरेशन इन फोर्स जिसके अकॉर्डिंग हमने कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेट किए कि आपको हर कंट्री को एनवायरमेंटल इश्यूज़ को ध्यान में रख के पॉलिसीज़ बनानी है. नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना है, उसको आप सस्टेनेबली यूज़ करेंगे, आप उसको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे एंड यू विल टेक केयर दैट वी रिड्यूस पोल्यूशन. So these were the few things that we had discussed in our very first environment related summit in the United Nations. Moving on, we had United Nations Environment Program और UNEP जो, और अब हम इसको UN Environment भी बोलते हैं. तो ये सबसे मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड सारे काम करती है. दिस इज़ द मेन ऑर्गन. सो दिस वाज फॉर्म्ड इन द 1972 समिट. वी हैड फॉर्म्ड UNEP जो कि सारे एनवायरनमेंट रिलेटेड जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज एंड कोऑर्डिनेट करेगी. सो इट इज़ अ एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस का ही ये पार्ट है. क्या करता है UNEP? तो असिस्ट करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को काफ़ी सारे स्कीम्स में. काफ़ी सारे जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं एनवायरनमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ को, उसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को असिस्ट करते हैं वो UNEP ही होता है. काफ़ी सारे इश्यूज़ को ये डील करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन टू बायोडाइवर्सिटी टू पोल्यूशन. Then who implements this? So we'll study about GEF, but what you have to remember is that implementing agency जो है GEF की, that is UN Environment. GEF is a financial organization and this finances most of the environmental activities जो कि international environment activities है वो GEF जो है fund करता है. तो GEF को implement करता है UN Environment. And WMO और UN एनवायरनमेंट ने मिलके एक इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज इस्टेब्लिश किया था इन 1988. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज IPCC जो कि काफ़ी सारे असेसमेंट रिपोर्ट्स निकालता है एंड गिव्स अस मोर अवेयरनेस अबाउट एनवायरनमेंट को कैसे हम और प्रोटेक्ट कर सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू पॉइंट्स अबाउट UNEP. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. सो वी हैव IPCC. अभी हमने डिस्कस किया था कि IPCC किसने बनाया था. सो इट वाज वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO एंड UNEP दोनों ने मिलके IPCC बनाया था. क्या काम है इसका? तो इट इज़ अ साइंटिफिक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी. इट सबमिट्स अ लॉट ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट्स जिनको पढ़ के जो गवर्नमेंट्स है, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स है, दे कैन मेक पॉलिसीज़ रिगार्डिंग द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन.
Who are the members of IPCC? So all members of WMO and UNEP are members of the IPCC, and it helps us understand कि ह्यूमन इंड्यूस्ड जो क्लाइमेट चेंज है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसमें हमने क्लाइमेट चेंज वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कुछ एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं और कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं. जो एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज़ हैं उनकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज बहुत ही तेज़ी से हो रहा है, रैपिड चेंज हो रहा है, उसके ऊपर काफ़ी सारे ये रिपोर्ट्स रिलीज़ करते हैं सो दैट governments can take appropriate step. And this is a very important point that it does not carry out its own research. ऐसा नहीं है कि IPCC में जो है वो खुद से कुछ रिसर्च करती है, ऐसा नहीं है. देर आर अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो कि वॉलेंट्री बेसिस पे काफ़ी सारे जो है रिसर्च एक्टिविटीज़ करती हैं एंड उन्हीं को IPCC जो है पब्लिश करती है. लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़. जो हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि काफ़ी सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश कर रखा है जो कि स्टैट्यूटरी रिकग्नाइज्ड भी हैं. तो CMS को हमने वहाँ पे भी देखा था. तो CMS नाम में ही है दैट कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़. इसका एक और नाम है, क्या नाम है वो? तो इट इज़ Bonn Convention. So you have to remember that Bonn Convention is also called as CMS, and this is also called as Global Wildlife Conference, and it entered into force in 1983. Okay, just after the 1972 what was formed, UNEP was formed, and after that we also have IPCC and CMS which is formed for migratory species. So this is under the aegis of UNEP जो हम already discuss कर चुके हैं. UN Environment, it takes care of GEF also, and it is also taking care of conservation of migratory species. This is a very important point कि ये एक अकेला ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो कि UN बेस्ड है, जो कि क्या करता है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए कंजर्वेशन प्लान्स बनाता है. एंड नॉट जस्ट माइग्रेटरी स्पीशीज़ बट जो उनका पूरा रास्ता होता है. माइग्रेटरी स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? जो कि अपने हार्श एनवायरनमेंट में एक जगह से दूसरी जगह पे माइग्रेट करते हैं. तो उन लोगों का पूरा जो पाथ है माइग्रेशन का, उसको भी प्रोटेक्ट करने का काम है, एंड माइग्रेटरी स्पीशीज़ देमसेल्व्स, उनको भी प्रोटेक्ट करना है. एंड क्या सिर्फ टेरेस्ट्रियल या सिर्फ एक्वेटिक? सो इट्स नॉट लाइक दैट. ऑल 3 टाइप्स, मतलब जो लैंड से भी माइग्रेट कर रहे हैं या पानी में माइग्रेट कर रहे हैं या फिर फ्लाइंग एवियन जो स्पीशीज़ है, सबके लिए जो है माइग्रेटरी स्पीशीज़, उसके लिए ये अकेला ओनली ग्लोबल ऐसा हमारे पास कन्वेंशन है जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ के लिए कंजर्वेशन का प्लान बनाता है. एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कि 2 अपेंडिक्स हैं CMS में. तो पहला अपेंडिक्स 1 में वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एंडेंजर्ड हैं या फिर थ्रेटेंड विथ एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंट होने वाले हैं या उनका कंजर्वेशन स्टेटस जो है वो एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. इसके अलावा जो बाकी हमारे माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं वो सारे आते हैं अपेंडिक्स 2 में, जिनको CMS के मेंबर्स ने बोला है कि इनको हमें प्रोटेक्शन देना है इवन दो दे आर नॉट एंडेंजर्ड या वो अभी एक्सटेंट नहीं होने वाले हैं. बट जो CMS के मेंबर्स हैं उनको लगता है कि दे शुड बी ऑल्सो प्रोटेक्टेड, दोज कम अंडर अपेंडिक्स 2. तो 2 अपेंडिक्स हैं. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं. वी हैव सीन 6 शेड्यूल्स आर देयर. सो प्लीज़ कीप रिवाइजिंग दैट. ओके, एंड दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है. CMS इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग. ओके, वंस वी फिनिश ऑल ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस, हम लास्ट में एक लिस्ट देखेंगे जहाँ पे हम सारे लीगली बाइंडिंग को एक ही बार में याद कर लेंगे. ओके, फॉर नाउ यू हैव टू रिमेंबर दैट CMS इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग. नेक्स्ट वील सी सम करंट अफेयर्स रिलेटेड टू दिस. तो इंडिया ने जो है होस्ट किया था 13 COP ऑफ CMS. ये कहाँ पे हुआ था? गांधीनगर, गुजरात में. एंड इंडिया जो है अब 3 साल के लिए प्रेसिडेंसी है ऑफ CMS. सो द नेक्स्ट 3 years टिल 2023 इंडिया इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ CMS. थीम क्या था? तो माइग्रेटरी स्पीशीज़ कनेक्ट द प्लानट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम. सो दैट इज़ द थीम. And who was the mascot? Mascot was Gibby, which is also called the Great Indian Bustard, and it is a critically endangered species. And इसी को mascot बनाया गया था. And another important point is that जो logo है COP13 का वो कोलम आर्ट से बना है. तो कोलम आर्ट क्या है? जो सदर्न इंडियन स्टेट्स है ऑफ केरला, तमिलनाडु, वो राइस को पीस के रंगोली के डिज़ाइंस बनाते हैं, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स बनाते हैं, उसी को हम
कोलम कहते हैं। सो कोलम आर्ट में जो है लोगो बनाया गया है, और इस लोगो में क्या है, तो जो की माइग्रेटरी स्पीशीज़ हैं जो इंडिया आती हैं, फॉर एग्जाम्पल अमूर, फैल्कन एंड मरीन टर्टल्स, इनको बनाया गया है लोगो में। सो वील सी अ पिक्चर ऑफ दिस। सो यू कैन सी दिस इज़ द कोलम आर्ट, जहाँ पे आप अमूर फैल्कन्स देख सकते हैं, यू कैन सी मरीन टर्टल्स ऑल्सो, एंड ओवर हियर COP13 है एंड इट वॉज हेल्ड इन गांधीनगर, एंड दिस इज़ गिबी, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, दैट वॉज द मैस्कॉट। मूविंग फॉरवर्ड वी हैव ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा था कि जो GEF है वो किसके एजेस के अंडर आता है, सो इट वॉज अंडर UNEP, right? So what does GEF do? So it is an independently operating financial organization. Financial organization मतलब environment को protect करने के लिए जो activities हैं, awareness creation है, या जो भी हमें एक्टिविटीज़ करने हैं ऑफ एफॉरेस्टेशन, या फिर लैंड को बचाने के, या स्पीशीज़ को बचाने के, या वाइल्ड लाइफ में इलीगल ट्रेड रोकने के, वो सारे एक्टिविटीज़ करने के लिए यू नीड सम फाइनेंसिंग मैकेनिज्म, एंड दैट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म इज़ डन बाय GEF. So GEF serves as a financial mechanism for these conventions. इन कन्वेंशंस के अंदर हम जिन चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उसके लिए जितना फाइनेंस चाहिए, दैट इज़ डन बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। तो ये कौन से कन्वेंशंस है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो 5 कन्वेंशंस है, CBD, UNFCCC, ये सारी हम डिस्कस करेंगे आगे। देन वी हैव UN कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, UNCCD। वी हैव स्टॉकहोम कन्वेंशन जो कि है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स पे, एंड मिनीमाटा कन्वेंशन। सो जो ओजोन से रिलेटेड थे, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट देयर, ओनली वी हैव CBD, UNFCC, UNCCD एंड स्टॉकहोम एंड मिनीमाटा। तो इन सब के लिए जो फाइनेंस है वो GEF से आता है। So we have had a previous year question in this. You can see GEF, which of the following statements are correct? First, it serves as a financial mechanism for CBD and UNFCCC. So अभी हमने पढ़े थे 5 कन्वेंशन, तो उसमें CBD and UNFCCC था, so A is correct. Next it says it undertakes scientific research on environmental issues at global level. सो नो, GEF इज़ नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन जो साइंटिफिक रिसर्च करे। साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या था, वी हैड IPCC, इफ़ यू रिमेंबर, किसने बनाया था, WMO एंड UNEP ने मिलके बनाया था। सो साइंटिफिक रिसर्च का काम नहीं है GEF का। नेक्स्ट, इट इज़ एन एजेंसी अंडर OECD टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। सो वी नो दैट इट इज़ नॉट अंडर OECD. It has been managed by UNEP and it is an independent financial institution. That is why C is also incorrect. So our answer will be A. Okay, this is 2014 question. Moving forward, let's understand UNCED Earth Summit जो 1992 में हुआ था। एक हमने UNCED से इस लेक्चर को बिगिन किया था, जो कि हुआ था स्टॉकहोम में इन 1972. दैट वाज द फर्स्ट टाइम हमने इन्वायरमेंट के बारे में बात करना शुरू किया था। उसके बाद जो है रियो में हुआ था 1992 में, उसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, एंड इट वाज हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो विच इज़ इन ब्राज़ील. Then we have that Earth Summit resulted in following documents, and this is very very important, so you have to remember this कि Earth Summit यानी कि 1992 में, जिसको हम रियो समिट भी बोलते हैं, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने रिलीज़ किए थे. सो दोज डॉक्यूमेंट्स आर, सबसे पहले वी हैव रियो डेक्लेरेशन. तो ये जो रियो डेक्लेरेशन है इसके अंडर हमारा CBD एंड UNFCCC आता है. CBD इज़ कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड UNFCCC इज़ combating climate change. Okay, then Agenda 21 also, which is a non-binding action plan, that was also released in Earth Summit. And we had certain forest principles जो कि legally binding documents थे, जो कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट के लिए थे. तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे जो अर्थ समिट में हमने रिलीज़ किए थे. ओके, लेट्स सी सम इम्पॉर्टेंट अग्रीमेंट्स. तो क्या हुआ था, तो अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको हमने रिकॉग्नाइज किया, एंड वी सेड दैट वी विल हैव अ कन्वेंशन सो दैट क्लाइमेट चेंज को रोका जाए. जो ह्यूमन इंड्यूस्ड चीज़ें हैं जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है रैपिड हो रहा है, उसको हम रोक सकें. नेक्स्ट वी हैव इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट्स, जिनको हम रियो कन्वेंशन भी बोलते हैं, एंड दीज वर ओपन फॉर सिग्नेचर्स. ये कौन से है, CBD एंड UNCCD. Then we have to understand what is Agenda 21. Agenda 21 क्या था, it is non-binding. सबसे पहले तो it is non-binding agreement
फॉर वॉट, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड 21 नंबर क्यों है? 21 इसलिए है क्योंकि दीज 21 वॉज फॉर द एजेंडा ऑफ द 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो अचीव करना है उसका एजेंडा था, एंड दैट्स वाई इट इज़ एजेंडा 21। जो एम था वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एट ग्लोबल लेवल। एंड जो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हम काफ़ी ज़्यादा याद करते, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, हमारे पास 17 SDG गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करना है। तो 2015 में हमने एजेंडा 21 को थोड़ा जो है चेंज करके उसको SDG गोल्स में चेंज कर दिया है, एंड वी हैव टू अचीव इट बाय 2030। देयर 17 SDG गोल्स, राइट। सो दिस इज़ अगेन अ क्वेश्चन इन 2016 जो एजेंडा 21 से पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं काफ़ी करंट अफेयर्स भी है, क्योंकि 2015 में ही अभी हमने देखा कि कैसे SDG गोल्स जो हैं वो हमने डिराइव किए हैं। सो in 2016 prelims we had this question that with reference to agenda 21 which of the following is correct. So it is a global action plan for sustainable development. So yes, agenda 21 sustainable development के लिए ही है. Next, it originated in the World Summit on Sustainable Development held in Johannesburg in 2002. सो व्हेन डिड दिस ओरिजिनेट? अभी मैंने आपको बताया था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ समिट में 1992 में एजेंडा 21 वॉज recognized, it was originated, and that is why 2 is wrong. So the correct answer is A, 1 only. Okay, let's move forward and see convention on biological diversity. So ये जो है इसके 3 मेन गोल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने सारे एक्ट्स पढ़े थे। इंडिया के जितने भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट्स हैं सारे बहुत डिटेल में हमने कवर किए थे। तो हमने वहाँ पे देखा था कि हमने भी बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है वो बनाया है, स्टैट्यूटरी बॉडीज़ बनाई हैं, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। तो उनके भी मेन गोल्स जो हैं वो यही हैं, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज़ ऑफ द कंपोनेंट्स एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग। ये सारे ही हम डिटेल में समझ चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। ओके, देन वी हैव दैट दिस कन्वेंशन इज़ लीगली बाइंडिंग। दिस इज़ द फर्स्ट कन्वेंशन जो आज हमने पढ़ा है विच इज़ लीगली बाइंडिंग। तो CBD इज़ लीगली बाइंडिंग। Next, all UN members except one country have ratified this treaty. So which is that country? United States जो है उसने CBD को नहीं ratify किया, उसके अलावा all countries are part of CBD. एंड CBD जो 1992 में अडॉप्ट हुआ था उसके बाद काफ़ी सारे आगे चल के अडॉप्ट हुए हैं। सो वी हैव कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो सबसे पहले अडॉप्ट हुआ था, उसके बाद नगोया, देन इंटरनेशनल सी ट्रीटी, एंड वी हैव टीब विच इज़ द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी। ये कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जो CBD के ही अमेंडमेंट्स आप बोल सकते हैं या एक्सटेंशंस थे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कार्टेजिना नगोया ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ओके, सो ये सारे देखते हैं हम। सबसे पहले है कार्टेजिना प्रोटोकॉल ऑन बायो सेफ्टी। तो जैसे ही कार्टेजिना के बारे में बात होगी तो आपको ये समझना है कि आजकल जो हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ताकि हम जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मॉडिफाई करें, राइट। DNA टेक्नोलॉजी से हम ट्राई कर रहे हैं कि उनकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिस तरह से बिहेव करते हैं वो चेंज हो, किसी तरह हमें बेनिफिट करे। तो इसी को हम बोलते हैं कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को आपने इंजीनियरिंग से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से, बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका जो फंक्शन है वो मॉडिफाई कर दिया है। तो अब जो LMOs है वो सेफ़ होने चाहिए, वो बायोडाइवर्सिटी को हार्म नहीं करने चाहिए। सो दिस इज़ कॉल्ड बायो सेफ्टी प्रोटोकॉल। सो जो LMO है उससे हम सेफ़ रहें, उसका सेफ़ यूज़ हो, उसी के लिए है कार्टेजिना प्रोटोकॉल, एंड दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2000। देन वी हैव नगोया जो कि आया था 2010 में, जिसके लिए क्या है, नगोया प्रोटोकॉल इज़ जेनेटिक जो रिसोर्सेज है उसका फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के रिसोर्सेज हैं, वो काफ़ी सारे इंडिजिनस कम्युनिटीज़, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के प्रीवियस नॉलेज की वजह से कंजर्व्ड है। तो अगर कोई MNC अपने उन्हीं फॉर्मूलाज़ को यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बना रही है एंड प्रॉफिट कमा रही है, तो उस प्रॉफिट का जो शेयर है शुड गो टू द ओरिजिनल कम्युनिटी जिनकी ये ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो उनके साथ जो है इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। यही लिखा है हमारे नगोया प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट वी हैव इंटरनेशनल सीड ट्रीटी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, PGRFA। तो इसके नाम से हम समझते हैं सीड ट्रीटी। तो अगर आपने ऐसा कोई सीड
इन्वेंट किया है या फिर आपने बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यूज़ करके ऐसे सीड्स को बनाया है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई यील्डिंग है, जो कि आपके फूड एंड एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो उसका जो है ग्लोबल लेवल पे शेयरिंग होना चाहिए ताकि फूड सिक्योरिटी ग्लोबल लेवल पे रहे. सो दिस इज़ व्हाट इंटरनेशनल सीड ट्रीटी सेज. इट एम्स दैट फूड सिक्योरिटी के लिए जो कंजर्वेशन है, एक्सचेंज है सीड्स का, वो हम वर्ल्ड लेवल पे करेंगे. एंड नेक्स्ट फाइनली वी हैव द इकोनॉमिक्स ऑफ इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी. तो इसके नाम में ही हम समझ रहे हैं कि जो इकोसिस्टम ऑफ बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू रखती है, और यही हमने समझा था टीब के कन्वेंशन में. तो ये किसने लाया था? सो ग्लोबल इनिशिएटिव है ये ऑफ G8+5 कंट्रीज़, एंड इनकी मीटिंग हुई थी जर्मनी में. और ये जो कन्वेंशन है फोकस करता है ऑफ मेकिंग नेचर्स वैल्यूज विजिबल, क्योंकि जो नेचर है वो हमें काफ़ी सारी चीज़ें देती है, पर वो हम इकोनॉमिक जो है उसका यूसेज हम नहीं समझ पाते हैं. सो देर इज़ अ इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ ऑल द थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम आर इकोसिस्टम. तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गवर्नमेंट्स है वो रिकॉग्नाइज करे द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एंड इकोनॉमिक उसको देख के ही हम डिसीजन मेकिंग्स करें हर लेवल पे. सो अगेन वी हैव अ क्वेश्चन on TEEB, the economics of ecosystem and biodiversity, which of the following is correct? It is an initiative hosted by UNEP, IMF and World Economic Forum. So this is incorrect क्योंकि ये किसका था? G8+5 जर्मनी में ये इनिशिएटिव हुआ था. So first is incorrect, so you're left with 3 only and 2. So second is, it is a global initiative that focuses on drawing attention to the economic benefits of the biodiversity. तो ये सही statement है. So 2 is correct. So the answer would be C, 2, 3. 3 देखते हैं. It presents an approach that can help decision makers recognize, demonstrate and capture the values of ecosystem. So yes, जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं उनको ये समझाने का काम करता है कि कितना ज़्यादा इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, ताकि उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन मेकर्स डिसीजन ले. सो द करेक्ट आंसर इज सी. मूविंग फॉरवर्ड वी हैव UNFCCC, विच इज़ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्लाइमेट चेंज काफ़ी ज़्यादा जो डिस्कशन में रहता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड कन्वेंशंस में, वो क्लाइमेट चेंज ही है. So this is the under the aegis of United Nations. We have it in the name itself, UNFCCC. So it is under UN. Then this treaty is not legally binding. Okay. And what is the role? The role is that कुछ लिमिट्स हैं जो कि सेट कर दिए गए हैं ग्रीन हाउस गैसेस के लिए. हमने लिमिट कर दिया है कि आप जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे, ताकि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा ना बढ़े, ग्लोबल वार्मिंग ना हो. तो क्लाइमेट चेंज वाले लेक्चर में हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल क्या होता है. सो प्लीज़ गो एंड सी दैट लेक्चर इफ़ यू डोंट नो दिस. बट जो UNFCCC का काम है वो यही है कि हम सेट करेंगे कुछ लिमिट्स जो कि बाइंडिंग होंगे. जो लिमिट्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस की, दैट शुड बी बाइंडिंग. नेक्स्ट इज़ जो COP हम न्यूज़ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है वो UNFCCC के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है. COP क्या है? तो ये एक डिसीजन मेकिंग बॉडी है UNFCCC की. तो जो ये COP है वो हर साल मिलती है, एंड सारे कंट्रीज़ जो है एक डिसीजन लेते हैं जिसको फिर पूरी कंट्रीज़ को मानना पड़ता है, बट इट इज़ नॉट अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट दैट कम्स. सो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट था वो था थर्ड COP जो कि हुआ था क्योटो में. एंड वी नो दैट क्योटो प्रोटोकॉल वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. 1997 में ये आया था एंड इट वाज कंक्लूडेड. एंड क्या हुआ था? लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस आए थे डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, ताकि वो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रिड्यूस करें. सो क्योटो प्रोटोकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो सबसे पहले ये आया था 1997 में, और लीगली बाइंडिंग था ये, और किस पे था? ओनली डेवलप्ड कंट्रीज़ पे था. फिर जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो 2005 में फाइनली इम्प्लीमेंट हुआ था, रैटिफाई हुआ था, एंड ये हुआ था मॉन्ट्रियल में. तो इसको हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल का जो है रैटिफिकेशन हुआ था. देन इन 2015, ये 2015 ऑनवर्ड्स, दीज आर सम ऑफ द रीसेंट COPs जो कि हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे. सो वी हैव पेरिस अग्रीमेंट जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, 2015 में हुआ था. देन वी हैव माराकेश या फिर मोरक्को जो कि 2016 में हुआ था. देन वी हैड दी बॉन कन्वेंशन इन जर्मनी इन 2017. कैटोविस हुआ था 2018 में, और अभी लास्ट ईयर बहुत रीसेंट है जो कि चिली में हुआ है COP
25 in 2019. So we will discuss all of these कि इनमें क्या क्या important points आए थे. For today that is all. कल हम start करेंगे जो बाकी conventions हमारे बचे हैं. We'll start with UNCCD combating desertification. And for today that is it. Please keep revising and practicing questions क्योंकि environment is the easiest, but धीरे धीरे conceptual clarity has become more important. So that is what you have to aim at. Thanks for watching.